मेरा स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका पार्ट एल को देखेंगे। और आज हम लोग कवर करेंगे करेक्ट द सेंटेंसेज। जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो सारे के सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले ये श्योर कर लेना है कि आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस आंसर लगाने बोल रहा है या फिर इनकरेक्ट। बहुतों बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस वाला आप आंसर को टिक करें। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको सही वाला जो ऑप्शन है, जो सेंटेंस सही है, मीनिंगफुल है, उसको आंसर बताना है। तो पहले ये जान लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ना करेक्ट सेंटेंस वाला, इसमें आपको ग्रामर के सारे रूल्स और सारे कंसेप्ट आपको इसमें लगते दिखाई देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ग्रामर के बेसिक जो रूल्स हैं तो पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। बी शुड प्रे ऑफ गॉड। तो आपको पता होगा हम लोग प्रे टू गॉड करते हैं, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रेज टू गॉड नहीं होगा, क्योंकि जो मॉडल वर्ब शुड है उसके बाद V1 आना चाहिए। तो प्रेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे से दैट ही इज अ थीप। और अगला जो ऑप्शन में है लिखा हुआ ही वाज अ थीप। तो देखिए, इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आगे आने वाला क्लॉज प्रेजेंट में ही होगा। मैंने आपको ये नरेशन में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बाज वर ये सब नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन ए, दे से डैट ही इज अ थीप। तो आपको क्या करना है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी माइंड में रखना है और इस मेथड से भी आपको आंसर को टिक करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2-3 दिन के लिए ही अब ये नोट्स बिकेगा। तो आपको, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उसे अभी रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये नोट्स को ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो आपका पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वर यू वाचिंग द मैच, डू यू वाचिंग द मैच। तो जैसे ही हमने देखा डू यू वाचिंग, तो डू वाले सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें वाचिंग तो होगा नहीं, है ना। तो इसको काट देंगे, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। और दूसरा जो ऑप्शन सी है, इसमें देखिए हैव यू वाचिंग लिखा है, तो हैव के साथ V3 आना चाहिए ना, तो इसको भी काट देंगे। डिड यू वाचिंग लिखा है, तो डिड पास्ट में होता है, उसमें वाचिंग नहीं ना आएगा VING, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन को छाट कर आपने आंसर तक पहुंच लिया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वर यू वाचिंग द मैच। अगला क्वेश्चन में फिर से 4 ऑप्शन है। डज दे लाफ एट यू। तो आपको पता है किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं, किसी व्यक्ति पे हंसते हैं, तो हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। लाफ एट यू मतलब उसका यहाँ पे तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा है ना, लाफ एट यू। तो यहाँ पे क्या होगा, एट वाला प्रीपोजिशन सही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, तो एट वाला किस में है, तो 3 ऑप्शन में लाफ एट यू वाला है, पहली बात। अब यहाँ पे हम एक एक करके चेक करते हैं, क्या डज के साथ दे का प्रयोग होता है, मतलब दे के साथ डज होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन काट देंगे। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए डू दे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर दे लाफ नहीं होता है, आर दे लाफिंग हो सकता था। समझ गए? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है हु आर स्टोलन। तो देखिए हु आर उसके बाद V3, तो ये गलत बात है ना, एक्टिव में ऐसे होता ही नहीं।
तो ये ऑप्शन गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। हु हैव स्टोलन, तो हु सिंगुलर को बताता है तो इसको साथ हैव नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन काट देंगे। हु हैज स्टोलन हिज पेन, तो ये बिल्कुल सही है, किसने उसका कलम चुराया है, ये हिंदी हो रहा है और ये सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी गलत इसलिए है क्योंकि ईज के बाद V3 लगाया है जो कि एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो मैंने आपको ग्रामर वाला सीरीज में पढ़ाया है कि होम के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है, बताया है ना। तो देखिए इसमें भी होम के पहले टू लगा हुआ है, इसमें भी टू लगा हुआ है, इसमें भी टू। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें टू नहीं लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज बॉर्न इन 1965 और दूसरा में लिखा हुआ है आई हैड बीन बॉर्न इन 1965, आई एम बॉर्न इन 1965 और आई हैव। तो अगर आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आई वाज बॉर्न इन 1965, मतलब मेरा जन्म 1965 में हुआ था। ये हैड बीन का मतलब जन्म हो रहा था, है ना, ऐसे बहुत दिनों तक तो जन्म नहीं हो रहा था। और आई एम बॉर्न होता नहीं है, हैव बॉर्न, ये सारे स्ट्रक्चर गलत हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको बताया था बेसिक नाउन वाला वीडियो में कि जब कोई भी काउंटेबल नाउन यहाँ पे आएगा उसे हम गिन सकते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। तो ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे बी सही होगा क्योंकि डॉक्टर के पहले आर्टिकल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे डॉक्टर में एस लगा दिया है और उसके पहले आर्टिकल ए लगा दिया, तो ए सिंगुलर को बताते हैं ना, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पे तो कोई आर्टिकल है नहीं, तो ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर पर्सन्स। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि पुअर एक एडजेक्टिव है और ये नाउन तभी बनता है जब इसके पास आर्टिकल द होता है, मतलब इसके पहले होता है। तो यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने बाद नाउन लेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, देयर लगा हुआ है सारे के सारे सेंटेंस में, तो कह रहा है देयर आर मेनी पुअर पर्सन्स, तो प्लूरल है ना, बहुत सारे पुअर पर्सन्स हैं, तो आर वाला तो होगा पहली बात, तो ईज वाला तो होगा नहीं, तो ईज वाला काट दिए। अब देखिए ऑप्शन बी को ज़रा देखिए, ऑप्शन बी में लिख दिया मेनी पुअर्स, पुअर में आप एस नहीं लगा सकते, ऐसे लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, ये गलत फॉर्मेशन है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन डी में भी एस लगा दिया पुअर में, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीपोजिशन की वीडियो में बताया है कि राइट विद अ पेन होता है, राइट विद अ पेंसिल होता है, किल्ड विद अ गन होता है ना, ऐसे बताए हैं कि जिस चीज़ के साधन से कोई काम होता है तो प्रीपोजिशन विद होता है, लेकिन यहाँ पे विद नहीं होगा। जब आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि राइट विद अ पेन होगा लेकिन राइट इन इंक होगा, तो जब इंक से लिखना होगा तो राइट इन इंक लगाइएगा। समझ गए, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आई विश आई वर यंग अगेन, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही पता चला है काश मैं दोबारा जवान हो पाता, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे क्या कल्पना वाला सेंटेंस है ना, तो बाज तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बाज लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन ए में बर आगे है, तो जब बर आगे होता है सब्जेक्ट के तो ये आई 20 वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। समझ गए, तो इस वजह से गलत है। कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ बर आई यंग अगेन का मतलब हो जाता है आई 20 आई बर यंग अगेन। समझ गए, तो फिर इसमें आई 20 लिखने की क्या ज़रूरत था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग है। तो 5 ईयर्स मतलब 5 वर्षों से बात हो रही है तो फॉर लगेगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। फ्रॉम नहीं लगेगा, एट भी नहीं लगेगा और सिंस भी नहीं लगेगा। फॉर और सिंस का प्रयोग आपको पता होगा, बहुत बेसिक ये रूल है। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो मैंने आपको नरेशन में बताया था कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम ऐसे बात करते हैं कि हाउ डार्क द नाइट इज, मतलब जो पहला ऑप्शन है ना वो सही है। जब भी आपको एक्सक्लेमेशन बताना होता है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल देते हो और हाउ से बनाते हो। तो जैसे हाउ द बिल्डिंग इट इज, ऐसे करते हैं। हाउ द फ्लावर ब्यूटी द हाउ द फ्लावर ब्यूटीफुल इज, है ना, ऐसे करते हैं, बाद में इज लगाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी ये सारे स्ट्रक्चर गलत है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, वाई आर यू बीटिंग हिम। अब देखिए जब वाई लगा हुआ है तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा और ऑक्सिलरी वर्ब आर आएगा, उसके बाद जब यू आया तो V4। तो ये तो सही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ही। ऑप्शन बी गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में यू पहले लिख दिया आर बाद में, जबकि आर को पहले आना चाहिए था, यू को बाद में आना चाहिए था, समझ गए। तो ऑप्शन बी इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन सी में डू यू लिख दिया, जब डू यू लिखोगे तो बीटिंग थोड़ी ना लगाओगे, तो इस वजह से गलत हो गया। अब जब हैव लगाओगे तो बीटेन लगाना होगा ना, तो ये डी नंबर भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रेड द गीता, क्या आपने गीता पढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यही आंसर सही है, हैव यू रेड द गीता। तो रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन जब ये V3 में होता है तो इसका स्पेलिंग सेम होता है और इसको बोला जाता है रेड। रीड रेड रेड होता है, समझ गए। तो आर यू रेड तो होगा नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। विल यू रीड हो सकता है, अगर हम पास्ट में, अगर हम फ्यूचर की बात करें कि विल यू रीड द गीता, क्या तुम गीता पढ़ोगे, तो ये हो सकता है सही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, समझ गए। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या, आई एम गोइंग देयर टुमारो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही तो सही है। देखिए हैज के बाद गोइंग नहीं लगेगा और विल बी के बाद गोन नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। टेंस में जाइएगा तो हैड गोइंग होता नहीं, तो ये भी गलत। अगला क्वेश्चन है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना बेल वेरी, ये गलत स्ट्रक्चर है। वेरी बेल न करेंगे, वेरी पहले आएगा, बेल बाद में आएगा। वह अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझ गए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो वेरी के बाद बेल आना चाहिए, समझ गए। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में स्पोकन लिख दिया है, तो जब आप स्पोकन लिखते हो मतलब ही स्पोकन, तो ऐसा थोड़ी होना होता है। सीधे V3 कैसे आएगा बिना हैज हैव के, नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, लिखा हुआ टेल मी व्हाट योर नेम इज। तो जब भी आपको किसी से कुछ पूछना होता है तो सबसे पहले तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हो कि टेल मी, बताओ मुझे, है ना, ऐसे बताते हो। तो टेल मी व्हाट योर नेम इज, है ना। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। टोल्ड मी से शुरू नहीं होगा क्योंकि टोल्ड V2 है और V2 से हम सेंटेंस शुरू करके किसी से कुछ नहीं पूछते, समझ गए। और यहाँ पे व्हाट इज योर नेम नहीं होगा, व्हाट योर नेम इज आएगा लास्ट में। अब टेल्स से भी शुरू नहीं होता है, टेल्स V5 है, जब भी करेंगे तो V1 से। सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होते हैं, इसीलिए टेल वाला पहला वाला ऑप्शन सही होगा। और जब अपने क्लास में होते हैं तो आपके टीचर बोलते हैं कि पेज नंबर 40 निकालिए या पेज नंबर 40 खोलिए, ऐसे कहते हैं सर। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ओपन एट पेज 40 ऐसे बात किया जाता है। तो एट बताते हैं पेज पे पहुँचने के लिए, ऑन नहीं बताते,
है ना, बिना प्रीपोजिशन के नहीं बताते, तो ये सारे गलत होंगे आपके। अब यहाँ पे ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, क्योंकि ओपन में एस लगा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैव ही डन, व्हाट हैज ही डन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा 20 का, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हैज आएगा ही के साथ, हैव तो आएगा नहीं, और इज ही डन होता नहीं है, इज लगाओगे तो डन नहीं लगाओगे V3, आर ही डन, फिर वही बात आर के साथ डन नहीं लगाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी कजन होता है ना, तो कजन का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। तो आप कजन के बगल में ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया, सिर्फ कजन लिखते हैं। अंग्रेजी में कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन, ममेरा भाई या फिर ममेरी बहन। अगर आपको बताना होता है भाई के बारे में तब आप बताते हो मेल कजन, और बहन के बारे में बताना होता है तब आप बताते हो फीमेल कजन। ऐसे अंग्रेज लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही इज माई कजन, वह मेरा कजन है। वो चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है, मैं मेरा भाई भी हो सकता है, और मैं मेरी बहन भी हो सकती है। समझ गए। अब यहाँ पे हैज माई कजन तो होगा नहीं, और मैंने आपको बताया है चचेरा और ममेरा का कैसे रिलेशन इंग्लिश में बताते हैं, वो भी मैंने आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताया है, पैटर्नल और मैटर्नल। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, नरेशन में आपको बताया गया है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में बदलते हैं, टेल के किसी फंक्शन में, टेल, टेल्स, टोल्ड किसी में बदलते हैं, तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारे में टेल के बाद टू का प्रयोग लिखा हुआ है, जो गलत होगा। अगला क्वेश्चन है बेंट, ही बेंट फॉर राइडिंग है और बेंट राइडिंग है। तो देखिए सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कह रहा है कि वह राइडिंग के लिए गया, मतलब राइडिंग वो घोड़े पे गया होगा, हॉर्स पे राइडिंग करने के लिए गया होगा। तो इसको ना ऑप्शन एलिमिनेट करके आइए। देखिए बेंट के बगल में एस लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो ये गलत हो गया। बेंट एट नहीं होता है। ठीक है, अभी खांसी हो रखी है, बहुत मुसीबत से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहो, है ना, मैं बना रहा हूँ कैसे करके। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना सही, ऑप्शन बी होगा, ही बेंट राइडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पेन इज ब्यूटीफुल और दिस पेन आर। तो दिस पेन आर ब्यूटीफुल नहीं होगा, दिस पेन हैज ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, दिस पेन हैड ब्यूटीफुल भी नहीं। यहाँ पे सही है दिस पेन इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। तो द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग। तो जब इस गांव के लोग हैं तो प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब तो इज नहीं होगा और बाज नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, इस गांव के लोग गरीब हैं। समझ गए, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट, है ना, दीज बॉयज विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहता ये सब लड़के क्रिकेट खेलेंगे, है ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गलत क्यों होगा, क्योंकि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट होना चाहिए, जब आर लगा दिया तो प्ले नहीं ना आएगा, तो ये गलत है। दिस बॉयज, दिस के साथ बॉयज नहीं लगेगा, है ना, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट, मतलब यह लड़का क्रिकेट खेलेगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। और जब भी आपके एग्जाम में ऐसा आएगा दो सेंटेंस सही, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोई भी आंसर करके आ जानी है। समझ गए, आपको दोनों
अगर दोनों स्टूडेंट अलग अलग ऑप्शन करेंगे तो दोनों को भी नंबर मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ याद रखिएगा फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्ट में एल वाई लगाकर आप एडवर्ब नहीं बना सकते हो, है ना। इसी तरह हार्ड में भी एल वाई लगाकर आप एडवर्ब नहीं बना सकते हो, एल वाई नहीं लगा सकते। ठीक है। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि मैंने हार्डली देखा है, तो वो उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब ना के बराबर होता है, तो वो दूसरा सेंस में होता है। समझ गए? तो हार्ड में एल वाई नहीं लगाएंगे एडवर्ब के रूप में, इस केस में ऐसा रहेगा तो, और फास्ट में भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा सही? तो 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दे रन वेरी फास्ट, वे लोग तेज दौड़े। दे के साथ रन्स नहीं आएगा तो ये भी गलत। दे रन वेरी फास्टली लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ तो हैव ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। देखिए यू के साथ हैज नहीं होगा तो ये काट देंगे, और डन यू हैव, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, है ना। तो आस्क्ड लगा हुआ है यानी कि ये नरेशन वाला है ना। तो जब नरेशन वाला है तो आस्क्ड मी तो ठीक है, यहाँ पे टोल्ड आएगा नहीं, और यहाँ पे हैड जब लगा हुआ है तो आस्क प्रेजेंट वाला भी नहीं आएगा। तो अब इसमें ये दोनों में से कोई एक होगा। जब यहाँ पे ये आस्क्ड पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में ही होना चाहिए, बदल जाएगा ना प्रेजेंट वाला पास्ट में, तो पास्ट में ही आंसर होगा। तो 29 का ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, आई एम डूइंग नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है सी टोल्ड आई शैल प्ले नाउ, तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 30 का, तो 30 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। टोल्ड के बाद तो मैंने बताया था कि टू नहीं आता, ठीक है टू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, टोल्ड मी, टोल्ड हिम, टोल्ड देम, ऐसा आना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी में देखेंगे बिल सेड लिखा हुआ है, तो बिल सेड फ्यूचर में बात नहीं करेंगे, है ना। जब यहाँ पे और सेड के बाद डैट लगाकर आई सेल प्ले नाउ लिखा हुआ है, तो ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। आपका यहाँ पे जो सही स्ट्रक्चर है ना, सही सेंटेंस, वो ऑप्शन बी ही है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, तो 31 में इसमें लिखा हुआ एज गुड एज, और बाकी सब में लिखा हुआ एज वेल एज। तो पहले तो ये समझिए गुड एडजेक्टिव है और बेल एडवर्ब है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाता है और बेल वर्ब की विशेषता बतलाएगा, क्योंकि एडवर्ब है तो बेल वाला तो होगा नहीं, ये तो पहले ख़त्म कहानी होगा इसका। और सीता हैड प्लेड टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीता कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब सीता अपना टेनिस खेल सकता है अपने भाई के जितना अच्छा, है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ये सही है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऐसे नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है डैट वाज श्योरली अ मिस्टेक, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वह निश्चित रूप से गलत था। तो जब निश्चित रूप से कहेंगे तो श्योरली वर्ड आएगा, तभी तो निश्चित रूप से होगा, श्योर नहीं होगा, है ना, श्योरली को आना पड़ेगा। अगला है आई एम गोइंग नाउ, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही सही पता चल रहा है कि आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, यही आंसर होगा ऑप्शन ए। आई के बाद डायरेक्ट गोइंग नहीं आएगा, आई के बाद डायरेक्ट गोन नहीं आएगा, और बिल के बाद गोइंग डायरेक्ट नहीं आएगा, बिल भी गोइंग होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, और ये पूछा हुआ है 2020 के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे याद रखिएगा आइदर जो होता है ना, दो के लिए यूज होता है, यहाँ पे थ्री मेन है, तो थ्री मेन के लिए आइदर यूज कर दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी थ्री मेन लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आइदर यूज कर दिया तो गलत हो गया।
अब एनी का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए होता है, और जब भी ज़्यादा के लिए होगा तो इस स्ट्रक्चर में होगा एनी ऑफ द थ्री मैन। यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए एनी ऑफ द थ्री मेन लगा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वह कहता है कि ना वह 3 अंडे चाहती है। सी वांट्स 3 एग्स, है ना, तो एग में एस लगना चाहिए ना जब 3 अंडे हैं तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। समझ गए। अगला देखिएगा, कहता है यह वही लड़की है जिसका नाम रावी है, तो जिसका के सेंस के लिए हुज आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह वही लड़की है जिसका नाम रावी है, तो हुज तो आना पड़ेगा ना जिसका के मीनिंग देने के लिए। हुम नहीं होगा, हुम तो जिसे होता है, हु जो होता है, और डैट तो आएगा नहीं लड़की के लिए। सजीव के लिए हु या हुम या हु जाता है, समझ गए, डैट तो आता नहीं, तो जिसका का मीनिंग देने के लिए हुज को आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं बता ही दिया, आई विश आई वर यंग अगेन, है ना, ये पूछा हुआ है, तो ये अभी बताया ना वीडियो के शुरुआत में ही, काश मैं दोबारा से जवान हो पाता, है ना, ऐसा बताया था आपको। अब यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर, आई हैव आ होमवर्क टू डू, तो होमवर्क के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, याद रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई हैव आ होमवर्क टू डू, मेरे पास एक होमवर्क है करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता। इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर नाउन होता है, इसको में आप एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। जब भी प्लूरल बनाना होता है तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, समझ गए, तो इसमें तो एस नहीं लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगेगा, तो योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, आर नहीं लगेगा, और यह स्ट्रक्चर भी गलत है, और हैज भी नहीं लगेगा। अब ये तो मैंने अभी बताया था ना, ही कैन रन फास्ट, तो ये आंसर होगा, फास्टली वाला नहीं होगा, ठीक है, और हैड रन ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। अब यहाँ पे कह रहा है कौन पहले आया, मुर्गी आया कि अंडा। अब ये क्वेश्चन में भी पूछ दिया, पहेली तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में भी पूछ दिया, तो याद रखिएगा मुर्गी के पहले यानी चिकन के पहले हम लगाएंगे क्या, आर्टिकल लगाएंगे, तो आर्टिकल ए लगाएंगे, और अंडा के पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट व्हिच केम फर्स्ट, अ चिकन और एन एग। अब ये सब गलत क्यों होगा, क्योंकि हम चिकन और एग को गिन सकते हैं ना, तो उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आर्टिकल लगा हुआ ही नहीं है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो चिकन के पहले आर्टिकल द लगा दिया। आर्टिकल द तब लगाते हैं जब हम किसी खास चिकन की बात कर रहे हैं, और हमको तो पता ही नहीं किस मुर्गी की बात हो रही है, तो द क्यों लगाया जी, है ना। और एन चिकन के पहले कब लगाते हैं, चिकन एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो एन क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पे जो सही जो है ना ये है ऑप्शन बी है, विच केम फर्स्ट, अ चिकन और एन एग, समझ गए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप बेल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सिंपली आपको सर्च करना है बेल गुरुकुल और ज्वाइन कर लेना है। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।